हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। इससे पहले अपन ने एक वीडियो बनाया है जो मूलतः है सामान्य जानकारी इस पुस्तक और इस पाठ सिलेबस की सामान्य जानकारी से पहले का है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो उसमें देखें एक बार। और ये है, इसमें प्रारंभिक रूप से पहला वीडियो बनाएंगे जो अध्याय 1 का होगा। इस पुस्तक के बारे में सामान्य जानकारी, उसमें क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसके लिए पहले ही अपन एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप अपन ने उसमें चर्चा कर ली है पूरी। इस पाठ में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी भी यही करना है होगा कि इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका तो ये होगा कि कंपटीशन की तैयारी करने वाला जो भाई बंधु है वह कंपटीशन के नज़रिए से पढ़े, और जो जनरल नॉलेज या समझ या सीख या फिर इंटरेस्ट या अपने राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला भाई बंधु है तो वह अपने उससे मतलब मनोभाव के साथ में पढ़ेगी। अपने राजस्थान में क्या हुआ था, कैसे था, तो जानकारी लेने के लिए पढ़ें या फिर सुने उसको, ताकि अपने बारे में अपने को पता चल सके कि अपना इतिहास या अपना अतीत कैसा था और किस प्रकार से हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो कोशिश करेंगे कि हर बात को थोड़ा धीरे तरीके से पढ़ें और समझ में आ जाए अपने। ये अध्याय 1 है, राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय है। परिचय के रूप में पढ़ेंगे इसको, राजस्थान का इतिहास और इसका परिचय। पहला पाठ है। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। तो 1949 में 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम पड़ा था उसमें। उसके बाद में उससे पहले राजस्थान नाम का कोई नाम ही नहीं था, तो भौगोलिक इकाई अस्तित्व में नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो अभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले भाई बंधु इस बात का ध्यान रखेंगे कि राजपूताना शब्द का यूज किसने किया, तो आप बताएंगे कि जॉर्ज थॉमस ने किया। और कब किया? 1800 ईस्वी में किया। बस इतनी बात याद रखें। इसके बाद में है, इसके बाद 1829 में, यानी कि इसके 29 साल बाद में, एनाल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा था। तो ये पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और लिखी कब थी? 1829 में। इस पुस्तक में क्या नाम दिया था? राजस्थान और या राजस्थान या राजस्थान, ये नाम दिया था। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, अब स्वतंत्रता मिल गई थी अपने को 1947 में। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया था। तो उसके बाद में जो देसी रियासतें थी अपने राजस्थान में, अधिकांश थी, बहुत ज़्यादा थी, तो उनका एकीकरण करने के बाद में 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रख लिया गया था। अब ये बात सबसे पहले 1949 ये फर्स्ट में आ गया था कि राजस्थान, यानी 1949 से पहले राजस्थान नाम की कोई भौगोलिक इकाई का अस्तित्व ही नहीं था। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया था या राजस्थान कहा था। इससे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा था इसको सन 1800 ईस्वी में। तो ये इसमें 3-4 पॉइंट निकल गए आए हैं सामने। अगला है, प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। अब प्राचीन अभिलेख मिलेंगे, साहित्य मिलेंगे, उनमें सब में अलग अलग नाम हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते थे। मतलब वहाँ पे जो जाति, कौन सी जाति की बहुलता है तो उसके नाम पे ही उस क्षेत्र का नामकरण कर दिया गया। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कौन सा मतलब भौगोलिक क्षेत्र था तो उसके आधार पे उनका नामकरण कर दिया गया। उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर या बसी जातियों के नाम पर जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, ऋग्वेद में मरु नाम आया है, धन्व, जंगल, मत्स्य, सूरसेन आदि नाम है, ये प्राचीन है। तो ये वेदों से मिल रहे हैं अपने को जानकारी। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। अब आप ये जोधपुर संभाग में जो मरुस्थल फैला हुआ है, आजकल उसको थार का मरुस्थल कहते हैं अपन, तो मरु और धन्व शब्द यूज में लिया करते थे उस टाइम में। और इसका मरु का मतलब मरुस्थल हुआ करता था। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था, यानी जोधपुर को पहले मरु के नाम से जानते थे, फिर धीरे धीरे मरुवार बनने लग गया और फिर बाद में मारवाड़ हो गया ये कहलाता था। और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा और आजकल मारवाड़ ही प्रचलित है। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ सम्मी, कैर या पिल्लू आदि होते हों। तो ये पेड़ पौधों के झाड़ियों के नाम हैं, तो सम्मी, कैर और पिल्लू वहाँ पे ज़्यादा थे। तो बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहलाता था। मतलब भौगोलिक आधार पे, भौगोलिक बनावट के आधार पे इसका नाम जंगल पड़ा।
वहाँ पे सम्मी कैरपीलू की अधिकता थी और उनकी वजह से ही इसको कहा। तो ये बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल कहलाता था। अब इस बात को कंपटीशन की तैयारी करने वाले भाई बंधु इस प्रकार से लेंगे, जांगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख राजस्थान में, मतलब अब हम अलग अलग इकाई पढ़ रही हैं, यानी मारवाड़ के बारे में तो मरु और धनु से निकल के मारवाड़ बना है। जांगल किससे बना है? बीकानेर और नागौर के आसपास क्षेत्र जांगल कहलाता था। मत्स्य अलवर वाला इलाका कहलाएगा। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य नगर की राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये तो अभी सामान्य जानकारी मिल रही है, अपन विस्तार से फिर पढ़ेंगे इनको। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ भूभाग कांठल कहलाता था। अब कांठल, अब आपसे पूछ ले कि कांठल किसे कहते हैं, तो इतना ही उत्तर बहुत काफ़ी है कि माही नदी के आसपास का क्षेत्र है, अर्थात प्रतापगढ़ जिले में फैला हुआ है। तो ये माही नदी के आसपास का क्षेत्र है, कांठल कहलाता है, प्रतापगढ़ में है ये, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित है। तो 56 गाँवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। अब आपसे पूछे कि कांठल क्या है, तो माही नदी के आसपास का क्षेत्र, माही नदी के आसपास का क्षेत्र तो कांठल कहलाता है। अब 56 का मैदान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग, आसपास के जो तमाम 56 गाँवों का समूह है, इसलिए इसे 56 का मैदान कहते हैं। अब ये राजस्थान की जो बनावट है, इसको मुख्य रूप से पहले का जो था राजस्थान के प्राचीन स्थानीय नाम क्या क्या थे, तो इनमें मुख्य रूप से ये मारवाड़, जोधपुर वाला, ये पूरा इलाका ये कहलाने लगा मारवाड़ वाला। जांगल प्रदेश बीकानेर, नागौर के आसपास क्षेत्र ये होगा। ढूंढान जयपुर वाला और मेवात ये अलवर वाला, मत्स्य नगर, विराटनगर ये इनकी हो गई। मेवाड़ ये प्रदेश है और ये ऊपर माल देवला का पहाड़ होती है, ये इस प्रकार से। तो अभी और पढ़ेंगे इसमें, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप समझ सकें। चैप्टर बड़ा होगा तो हम थोड़े टुकड़े में पढ़ लेंगे इसको। भैंसरोडगढ़ में बिजोली है, यानी 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का हो गया। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। इतना तो अपने पढ़ लिया था। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपर माल नाम से जाना जाता था। यानी ऊपर माल का नाम ऊपर माल का पठार बोल दीजिए या ऊपर माल पठारी क्षेत्र बोल दीजिए। तो आप बोलेंगे कि ऊपर माल का राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण, ऊपर माल का पठार भी कहते हैं इसे, ऊपर माल के नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। तो छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिरवा किसे कहते हैं? उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण गिरवा कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। अब किस रियासत का या फिर किस क्षेत्र का प्राचीन नाम मांड था? जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता है। बागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। सिक्कर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। सिक्कर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ उपनाम हो गए इनके महत्वपूर्ण, जो कि पहले के जैसे बहुत ही प्राचीन काल से फेमस प्रचलित है। इतिहास का काल विभाजन। अब अपन पढ़ेंगे इसमें इतिहास काल काल विभाजन किस प्रकार से है। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है: प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। तो मुख्य रूप से मानव के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। अब प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है। प्राक युग किसे कहते हैं? साफ साफ लिखा हुआ इसमें कि प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। मतलब सुनी सुनाई बात ही हो, लिखित में कुछ पक्का अपने को नहीं मिलता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात मानव या फिर लेखन कला से अपरिचित था, उस टाइम में लिखने की शैली नहीं थी। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमें अब उनकी लिपि का ज्ञान नहीं है, तो पढ़ना संभव नहीं हुआ है।
तो उसे क्या बोलते हैं, आद्य युग कहते हैं। और ऐतिहासिक युग तीसरा जो है महत्वपूर्ण यह है, ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, मतलब स्पष्ट है, जिनको अपन पढ़ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस किस क्या बात लिखी हुई है, कब की घटना है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं कि मुख्य रूप से देखो तो प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग, तो तीन भागों में विभाजित हो गए। ये प्राक युग वह हो गया जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध ही नहीं है, केवल सुनी सुनाई बातें हैं, तो उसके आधार पे अपन उसको इतिहास मानते हैं। दूसरा है आद्य युग, उसमें लिखा हुआ तो है हल्का फुल्का, लेकिन वह समझ में नहीं आता है, तो स्पष्ट नहीं लिखा हुआ या अपन नहीं पढ़ पा रहे हैं उस बात को, तो वो लिपि का ज्ञान अपने को नहीं होने के कारण उसके हम तो उसको आद्य या फिर आदि युग के अंतर्गत आ गया हुआ है। और इसके बाद में है ऐतिहासिक युग, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है ये भी। तो इसमें क्या है कि स्पष्ट लिखा हुआ है, अपन पढ़ पा रहे हैं, अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो ये ऐतिहासिक युग हो गया। तो अभी इन तीनों के उदाहरण क्या है, प्राग युग कौन सा कहलाएगा, यह है युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे इसके पुस्तक में अपन। तो संस्कृति का जब से सृष्टि के ऊपर आरंभ हुआ तब से शुरू माना जाता है इसको, और हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद में आद्य युग कब से है, हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है, ईसा पूर्व तक है। और तीसरा है ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। तो तीन कालक्रम में अपन इसको पढ़ेंगे। अब प्राग ऐतिहासिक राजस्थान या प्राग ऐतिहासिक उस टाइम में जब ये सृष्टि का आरंभ हुआ था, उससे लेकर के हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक प्राग ऐतिहासिक राजस्थान। प्राग युग में राजस्थान की क्या स्थिति थी, किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं हुआ करती थी, किस प्रकार की भौगोलिक थी, किस प्रकार की मानवीय मतलब घटनाएं हुआ करती थी, उनके बारे में केवल जानकारी मिलती है, स्पष्ट कोई लिखे हुए स्रोत अपने को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अपने को कोई अवशेष मिलते हैं, उनसे ही पता लगाया जाता है। तो इसमें पढ़ेंगे तो मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। क्योंकि अपने खाने पीने की जो व्यवस्थाएं होती है नदी घाटी में जल के कारण के वहाँ से अपनी व्यवस्थाएं कर पाते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज भी मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था, और सरस्वती और दृष्टवती तथा दृष्टवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यहाँ पहले राजस्थान में आजकल जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे पहले समुद्र मानते थे कि यहाँ पे पहले समुद्र हुआ करता था, और सरस्वती नदी बहती थी, दृष्टवती नदी इस क्षेत्र में बह करके आती थी और इस समुद्र में गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यहाँ पे पहले सभ्यता का विकास हुआ था। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो राजस्थान भी प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। मानव सभ्यता की उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। मानव सभ्यता का जब विकास हुआ, उद्भव हुआ, जन्म हुआ, तो इस काल को पाषाण काल यानी पत्थरों का काल कहते हैं। यानी कि अधिकांश जो चीज़ें होती वो पत्थरों के ही यूज में लिया करते थे, तो पाषाण काल कहते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल भी बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। अब ये कौन से में आता है, प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का काल प्राग ऐतिहासिक काल है। कब से है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से है, और हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक का काल है प्राग युग या प्राग पूर्व का काल। तो ये प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। पाषाण काल मुख्य रूप से है, तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ था, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। इस बात का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है अपने पास, तो अपन कह सकें कि मानव का उद्भव कब हुआ था। लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खनन से, अब जब खनन किया गया राजस्थानी भूमि में, तो उनसे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अपने को कि उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से
क्वार्टराइज पत्थर के अन्य उपकरणों से ज्ञात होता है। पत्थरों के जो अवशेष मिले हैं उनसे मतलब कालक्रम उनका निर्धारित किया गया है। तो आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। मतलब इन पत्थरों से ही अनुमान लगाया जाता है, इन पत्थरों का कालक्रम देख के कि वो औजार थे या उस प्रकार से उपकरण थे या अपने संसाधन थे, बर्तन थे, जो भी थे जिस प्रकार से बने हुए थे, तो उनको ही मतलब कालक्रम के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति वो विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार खोज निकाली। हैंड एक्स से मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, जो हाथ से मतलब लेने वाली जो कुल्हाड़ी टाइप में बनी हुई थी, पत्थर की बनी थी। और ये कब मिली थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में मिली थी। और किसने खोजी थी? C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन, मतलब पाषाण काल में भी तो 3 प्रकार बांट रहे हैं, तो पूर्व पाषाण काल की है ये। तो हैंड एक्स एक हाथ की कुल्हाड़ी है, खोज निकाली। तो इस बात को नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले मतलब क्या अवशेष प्राप्त हुए थे पूर्व पाषाण काल में। तो सबसे पहले एक हाथ की यूज लेने वाली कुल्हाड़ी मिली थी पत्थर की, 1870 में खोजी थी। और C.A. हैकेट ने खोजी थी। और कहाँ से खोजी थी? जयपुर इंद्रगढ़ से खोजी थी। इसके बाद हुई योजनाबद्ध, फिर पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दबाव हुआ है, तो फिर एक मोटिवेशन मिल गया, एक प्रेरणा मिल गई। तो अधिक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से फिर खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। तो भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इन्होंने सब खोज की, एक मोटिवेशन मिलने के बाद में फिर आगे से आगे खुदाई चलती रही, कुछ ना कुछ नया मिलता रहा, जानकारी प्राप्त होती गई और मानव की मतलब संस्कृति के बारे में पता चलता गया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों में देखें तो नदियों के सहारे, विशेष रूप से चंबल नदी, बनास नदी, उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. आल्चिन को है। जालोर में किसने खुदाई की थी? B. आल्चिन ने। जिनके नाम स्पष्ट हैं उनके नाम दिए हुए हैं। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र पूर्व पाषाण कालीन राजस्थान में पूरी ये जो इलाके को नाम आए हैं, ये सारे प्रसार क्षेत्र थे इसके, इतने दूर में फैली हुई थी पूर्व पाषाण काल की जो मानव सभ्यता थी, मानव संस्कृति थी। वह अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैली हुई थी। तो बड़ी संस्कृति थी ये। और ये कब की बात है? प्राग ऐतिहासिक काल में जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, उनमें भी पूर्व पाषाण काल की बात है। इसके बाद में आया फिर मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या है? मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। मध्य पाषाण काल मतलब प्रागैतिहासिक काल के बाद आया है मध्य पाषाण काल। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। तो यहाँ से मध्य पाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले? अभी अपन जो पढ़ रहे थे कि जो पूर्व पाषाण काल में जो सबसे पहला जो औजार मिला या सबसे पहला जो उपकरण मिला वह हमें हैंड एक्स मिली थी पत्थर की, जयपुर इंद्रगढ़ से। और अब जो मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं या अवशेष हैं या फिर कोई भी वस्तुएं हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी बहती है और उनकी सहायक नदियाँ हैं। और वहीं उसी क्षेत्र से अपने को पूर्व मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे थे, थोड़े हल्के हैं और कुशलता से निर्मित हैं। ये थोड़े बाद के हैं तो काम में कुशलतापूर्वक ले सकते हैं। तो ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्लेनियन, क्वार्टराइज, कैल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, पत्थरों से। अब ये पत्थरों के प्रकार ही हैं जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। तो ये सब खुदाई में मिले हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। माइक्रोलिथ का अर्थ भी आप ध्यान में रखें। माइक्रोलिथ का मतलब होता है लघु पाषाण उपकरण, मतलब पत्थर के छोटे छोटे उपकरण होते हैं, उनको माइक्रोलिथ कहते हैं।
पत्थर के जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं जो कि खुदाई में पहले मिले थे, तो उनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है उत्तर। अब आपसे पूछे कि मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है वह कहाँ से मिले, तो अधिकांश तो इसमें ये है कि पश्चिमी राजस्थान से मिले हैं। पश्चिमी राजस्थान में नदियां हैं, लोनी नदी और चित्तौड़ की बेड़स नदी और विराटनगर, तो इनसे मिलते जुलते जो क्षेत्र था वहाँ से ये मिली है खुदाई में। इसके बाद में है उत्तर पाषाण काल, इसे नव पाषाण काल भी बोल सकते हैं, ये भी प्राग ऐतिहासिक काल का ही है। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर या नव पाषाण काल सभ्यता का उदय हुआ था। अन्य भागों में, भारत के अन्य हिस्सों में भी हुआ था, तो राजस्थान में की भी वही गाथा है। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कोई खास नाम नहीं दिया गया, हालांकि उपकरण बहुत से प्राप्त हुए हैं। तो अब आपसे पूछें कि उत्तर पाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले, तो अपने ये नाम बता सकते हैं कि अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर आदि क्षेत्रों से उत्तर पाषाण काल के अपने को उपकरण मिले हैं। तो ये अपन ने क्या पढ़ा है, अभी अपन ने पढ़ा है कि प्राग ऐतिहासिक काल था उसके बारे में, और कब से शुरू हुआ, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से। और प्राग ऐतिहासिक काल को प्राग ऐतिहासिक काल को किस काल से जाना जाता है, पाषाण काल के पाषाण काल, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इसके बाद में राजस्थान में धातु काल। अब धातु काल से तात्पर्य ये हुआ कि अब धातुओं का निर्माण होने लग गया धीरे धीरे। पाषाण काल का मतलब था कि उस समय का मानव पत्थरों से ही परिचित हुआ था। सर्वप्रथम पत्थरों के ही उपकरण उन्होंने बनाना शुरू किया था, पत्थरों के ही औजार, पत्थरों के ही सामग्री या वस्तुएं जो भी यूज में करते थे, पत्थरों से ही वो करते थे, जीते थे। उसके बाद में धातुओं के बारे में परिचय बढ़ने लगा, और कौन सी धातु पहले आई कौन सी नहीं आई उसके बारे में अपन इस पॉइंट में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में धातु काल, ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। तो ये ताम्र यानी तांबा हो गया, ताम्र यानी तांबा और पत्थर दोनों के हो गए, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल युग काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं। मतलब उस समय तांबे का विकास हो गया था और पत्थरों का भी यूज करते थे, तो ये ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जो हो गया फेमस। जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में सबसे पहले गणेश्वर सिक्कर की प्रसिद्ध है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गिलोन राजसमंद में है, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर में, पिंड पाडुलिया चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया व पुगल बीकानेर में, नंदलालपुरा किराडोत व चिथवाड़ी जयपुर में, एलाना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली सवाईमाधोपुर में, मल्लाह भरतपुर में आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये क्या हैं, तत्कालीन युगीन राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक प्रकाश पर प्रकाश, तो ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल। अभी जो अपन नाम पढ़े हैं राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति यानी तांबे की संस्कृति या ताम्रकालीन संस्कृति, इस संस्कृति में या इस समय में यहाँ के लोगों ने ताम्र के उपकरण या तांबे की वस्तुएं यूज करना शुरू कर दिया था। तो गणेश्वर की सभ्यता है ये बहुत ही मायने रखती है। इसके बाद में है लोह काल, फिर बाद में है लोहा काल कब आया। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरी घटना थी। यानी सबसे पहले धातु के रूप में देखें तो ताम्र और कांस्य का हुआ था, और उसके बाद में लोहा का जानकारी हुई। यानी तांबे और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान हुआ, उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारी परिदृश्य को भी बदल दिया। लोहे के उपकरणों को ज़्यादा यूज होने लग गया है, फिर कृषि के उपकरण समझ लो, हथियारों के उपकरण समझ लो, या फिर घर में यूज होने वाली अन्य वस्तुएं समझ लीजिए, इन सब में लोहे की ज़्यादा यूज होने लग गया। राजस्थान में नौ है, भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, रेड टोंक में आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। तो लोहे संस्कृति के उपकरण मिले हैं, ये सब खुदाई में मिले हैं। नोहे से प्राप्त
या नोहे भरतपुर में है। तो नोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो नोहे से प्राप्त हुई हैं ये ज़्यादा स्पष्ट हैं, और इनसे ही सीमा रेखा निर्धारित की गई है कि किस प्रकार से लोह युग आरंभ कब से हुआ था, इनसे ही अनुमान लगाया गया है। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ मिली। जोधपुरा सुनारी झुंझुनू में है। तो यहाँ से अम, लोहे की भट्टियाँ मिली हैं और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड रेड को तो लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक में है, यहाँ पे टोंक में है रेड। और यहाँ पे क्या है, लोहे सामग्री की प्रचुरता है। तो लोहे की इतनी उपकरण मिले हैं, इतनी सामग्री मिली है कि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहने लग गए, उपनाम से संबोधित किया गया इसको। तो लोहे कालीन सभ्यता का भी बहुत ही महत्व है इसमें। लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रेवेयर। तो यह है लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड, मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके ऊपर स्लेटी रंग की चित्रित यानी चित्र उकेरे गए संस्कृति का उदय हुआ। कब हुआ? लोहे काल के पश्चात हुआ। लोहे काल के बाद में फिर मिट्टी के जो बर्तन थे उनके ऊपर चित्र पेंटिंग का मतलब नया दौर चला। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा सुनारी नोहे आदि स्थानों से मिले। तो कहाँ से मिले? विराटनगर से और जोधपुरा सुनारी से ये अवशेष मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, तो इसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता। अब इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिनमें कालीबंगा सभ्यता का शुभारंभ करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आगे वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो और प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें मोटिवेट ज़रूर करें, हमें बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ है। और साथ ही इसमें अगर कोई सुधार करना है या किस प्रकार से अपना बदलाव करें तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या बात समझ में आ रही है, या तरीका सही है या दूसरे तरीके से, या धीरे पढ़ाएँ या थोड़ा तेज़ पढ़ाएँ, या फिर स्पीड पढ़ाने की कम है या फिर स्पीड को बढ़ाएं या घटाएं, या समझ में नहीं आ रहा है, जो भी बात हो, उचित बात हो आप कहें। तो उसके अनुसार अपन सभी मिलजुल के प्रयास करेंगे और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोनों तरीके से पढ़ेंगे, कंपटीशन के तरीके से भी और अपना नॉलेज या अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए भी, अपने राजस्थान को जानने के लिए भी पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से सभी के लिए ही यह वीडियो या यह जानकारी बहुत ही लाभदायक है। तो पढ़ने वाले भाई बंधुओं के लिए भी और नहीं पढ़ने वाले भाई बंधुओं के लिए भी, चाहे वो कक्षा छोटी क्लास में भी हैं, तो वे बालक बालिका ये भाई बंधु जो भी ऐसे न समझे कि अपने काम की वस्तु नहीं है, ये काम की चीज़ नहीं है, ये नॉलेज या समझ है ना, ये आगे किसी भी प्रकार से अपने को हानि नहीं पहुंचाएगी और हमारी मदद ही करेगी। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।